बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं 2.6 सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इसमें शुरू में जो एसएलओ कवर किया जाएगा वो है एक्सप्लेन ए कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स। तो उसमें सबसे पहले कुछ जो है डेफिनेशंस आती हैं। पहले हम वो कुछ डेफिनेशंस पढ़ लें। वो क्या है कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax plus by plus cz equals to k is said to be a linear equation if at least one of a b c is non-zero। अगर एटलीस्ट एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो तो इसको जो है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। तो ये 3 वेरिएबल्स में जो है लीनियर इक्वेशन है, 2 में भी हो सकती है, 1 वेरिएबल में भी हो सकती है। और इस एक्सरसाइज में हमने 3 में पढ़नी है, तो इसलिए मैंने 3 वेरिएबल्स वाली जो है लीनियर इक्वेशन से मतलब जो है आपको बताया है कि ये होगी। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है ये होमोजीनियस भी हो सकती है और नॉन होमोजीनियस भी हो सकती है। तो इसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ k is not equal to 0, then this equation is non-homogeneous linear equation. Then the equation is non-homogeneous इक्वेशन। और अगर जो है इफ़ ये इसकी पहली और ये दूसरी टाइप है कि इफ़ k इक्वल्स टू 0 देन द इक्वेशन इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। ये जो है होमोजीनियस इक्वेशन की जो है सिर्फ पहचान के तौर पे है। अदरवाइज़ होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो, उसको होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता है। ये एक टर्म है पहली ax, तो इसकी वेरिएबल की पावर को डिग्री कहा जाता है, तो इसकी 1 है डिग्री। और ये दूसरी टर्म है, इसमें y वेरिएबल है, तो ये इसकी डिग्री भी 1 है। ये तीसरा जो है इसमें z वेरिएबल है, इसकी डिग्री भी 1 है। लेकिन k जो है इसमें कांस्टेंट है। अगर k कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। तो इस सूरत में चारों टर्म्स की डिग्री इक्वल नहीं है, तो इसलिए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। लेकिन अगर k 0 हो जाता है तो 0 की डिग्री आर्बिट्रेरी होती है, यानी कि अगर इसकी 1 1 1 कह रहे हैं तो उसकी भी 1 ही होगी, इनकी अगर 2 2 हो तो उसकी भी 2 ही होगी। आर्बिट्रेरी का ये मतलब होता है जो हम चाहें, यानी कि आरसी जो है उसकी डिग्री कहलाई जाएगी इसकी जो। तो इस लिहाज से जो है जब k 0 होगा तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री यानी कि वेरिएबल की पावर सेम हो, उस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता है।
अब इसके बाद जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। Two or more than two equations form a system of equation. दो या दो से ज़्यादा जो है इक्वेशन जो है ये फॉर्म करती हैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। तो इसमें ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये नोट इसको जो है कहा जा सकता है, ये एक अलग से a system of equations may have unique solution infinite solutions or no solution। और अब इसी की बेस पे जो है हम इसको जो है अब डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। A system of linear equations is called consistent equations is called consistent if it has a unique solution or infinitely many solutions। many solutions। और इसके बाद है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। A system which has which has no solution is said to be inconsistent system। तो ये दो जो है इसमें टाइप्स होती हैं सिस्टम की, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम जो है इसमें सिस्टम के जो है इक्वेशंस या तो यूनिक होती हैं, उनका सलूशन यूनिक होता है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं।
और इनकंसिस्टेंट में जो है इसका नो सोल्यूशन होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता इसका। अब इसके बाद जो आता है कि होमोजेनियस इक्वेशंस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम जो है देखते हैं कि मेथड्स टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। methods to solve a non-homogeneous system of equations। तो इसमें जो है कौन कौन से मेथड है। पहला है मैट्रिक्स, इन्वर्जन मेथड, दूसरा है क्रैमर्स रूल, और तीसरा है गॉस एलिमिनेशन मेथड। जिसको एचेलॉन फॉर्म भी कह सकते हैं। एचेलॉन फॉर्म से भी इसको हल किया जा सकता है। वैसे डायरेक्ट इक्वेशंस को सॉल्व करके भी मालूम किया जा सकता है, लेकिन एचेलॉन फॉर्म से भी इसको हल किया जा सकता है। और इसके बाद है गॉस जॉर्डन मेथड। और ये मेथड जो है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म वाला मेथड है। तो इन चार मेथड से जो है नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम जो है बारी बारी इनके मतलब जो है पढ़ेंगे कि कैसे जो है ये इनको सॉल्व किया जा सकता है इन मेथड से जो है। तो इसमें एक नेक्स्ट एसएलओ जो है वो कवर किया जाएगा, और ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम जो है वो उन्हीं इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो उसी से जो है हमें मालूम होगा कि कौन सी जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है, जिसका जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो ये इक्वेशंस को सॉल्व करके ही मालूम किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, ये दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज 2.6 का हम अभी हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। जो कि एसएलओ जो नेक्स्ट जो है कवर किया जाएगा वो यही है कि जिसमें जो है 3 नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है बाय इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल से जो है। तो इसलिए ये क्रैमर रूल वाला मेथड पहले सवाल आ रहा है, तो उस मेथड के लिए जो है मैंने ये इक्वेशंस लिखी हैं 3 इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट। तो इसका पहला स्टेप ये होता है कि इसके जो है मैट्रिक्स फॉर्म में इन इक्वेशंस को लिखा जाए। तो सबसे पहले जो है ये कांस्टेंट्स लिखे गए हैं इसके, और फिर मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स आया और इक्वल टू कांस्टेंट्स इसमें लिख लिए गए जो। और फिर इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया जाए। तो अब ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। इसके लिए इसको रो 1 से एक्सपेंड किया है। तो ये रो 1 है, 1 1 और 2, 1 1 और 2 को जो है
और फिर ये डिटर्मिनेंट इसमें लिखा है। 1 जब लिखा है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के डिटर्मिनेंट लिखा। जब ये वाला 1 लिखा है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट लिखा है। और जब ये 2 लिखा है +2 जो है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट लिखा है। अब इसको जो है सिंप्लीफाई का इवेल्युएट कर रहे हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट -8 + 21 -4 -9 +7 +6, तो 1 इंटू -8 + 21 13, -1 इंटू -13 एंड +2 इंटू 13, तो दिस इज इक्वल्स टू 13 + 13 + 26 एंड दिस इज इक्वल्स टू 52, और ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो हम कह देंगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर नॉन ज़ीरो हो तो कहा जाएगा कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दिस इम्प्लाइज दैट सोल्यूशन एग्जिस्ट, और ये कौन सा यूनिक सोल्यूशन। अब वो कैसे मालूम करना है, तो इसको हम तीसरे स्टेप का नाम दे देते हैं कि तीसरा स्टेप है, और इसमें हम पहले मालूम करेंगे D1। D1 एक डिटर्मिनेंट है, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स से हासिल होगा। और इस मैट्रिक्स से कैसे हासिल होगा, जब इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम को मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि पहले कॉलम की जगह ये कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स जो है ये लिख दिया जाए। ये मैट्रिक्स ये वैल्यूज़ 1 -1 और 3 नहीं लिखी, उसकी जगह 8 1 और 10 लिखा है। बाकी दोनों कॉलम जो है वो ही होंगे, 1 -2 -7 2 3 एंड 4 जो। अब इसको जो है इवेल्युएट करते हैं। इसी तरह से हम D2 मालूम करेंगे। D2 मालूम करने के लिए सेकंड कॉलम को ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, और D3 के लिए जो है थर्ड कॉलम को मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट से रिप्लेस किया जाएगा। अब इसको जो एक्सपेंड कर लेते हैं, रो 1 से जो है एक्सपेंडेड बाय रो 1, तो इसमें आएगा पहले 8 और फिर एक डिटर्मिनेंट आएगा। अब इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिखना है, तो -2 एंड 3 -7 एंड 4, और फिर माइनस के बाद उससे अगला नंबर 1 लिखा है। अब इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के लिखना है 1 10 3 4 और फिर +2, और इसके साथ भी एक डिटर्मिनेंट आएगा, और इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ के लिखना है 1 10 -2 एंड -7, 8 इंटू -8 +21 -1 इंटू 4 -30 +2 इंटू -7 +20, 8 इंटू 13, फिर -1 इंटू -26 +2 इंटू 13, 13 8 104 +26 +26, and this is equals to 152. तो therefore x1 जो है this will be equals to d1 divided by a determinant। ये d1 की वैल्यू 152 हमने मालूम की है, और a डिटर्मिनेंट जो है ये 52 के इक्वल था। ये सम जो है 156 है, तो ये 156
डिवाइडेड बाई 52 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। अब इसी तरह से जो है D2 मालूम करेंगे। D2 भी एक डिटर्मिनेंट होगा। अब इस डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को सेकंड में जो है कॉलम से रिप्लेस कर देना है 8, 1 एंड 10, 8, 1 एंड 10, और बाकी जो है उसी तरह से लिखा जाएगा। फर्स्ट इसका जो है फर्स्ट रो है 1, -1 एंड 3, 1, 1, -1 एंड 3, और इसकी जो है थर्ड कॉलम है 2, 3 एंड 4। अब इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, रो 1 से जो है एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो इसके लिए 1 लिखा जाएगा और एक डिटर्मिनेंट आएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के लिखना है 1, 3, 10, 4, फिर -8, और उसके साथ भी एक डिटर्मिनेंट आएगा फर्स्ट रो और ये कॉलम छोड़ना है -1 एंड 3, 3 एंड 4, और फिर +2, और इसके साथ एक डिटर्मिनेंट लिखना है -1, 1 एंड 3 एंड 10 आएगा। अब इसको इवेलुएट कर लेते हैं। 1 इंटू 4 -30, -8 इंटू -4 -9, +2 इंटू -10 -3, तो दिस इज इक्वल्स टू -26, और -8 इंटू -13, +2 इंटू -13, तो -26, और +104 एंड -26, ये -26, तो 104 -52, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 52 बाकी रह जाएगा D2 की वैल्यू। अब इससे जो है x2 की वैल्यू मालूम की जा सकती है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x2 इक्वल्स टू D2 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और D2 है 52 और ए डिटर्मिनेंट भी 52, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इसी तरह से जो है D3 लिखा जाएगा। अब D3 लिखते वक्त जो है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को थर्ड जो है कॉलम में रिप्लेस करना है। अब ये इसके इक्वल आएगा 1, -1 एंड 3, इसकी जो है फर्स्ट कॉलम है इसका, और इसका सेकंड कॉलम होगा 1, -2 एंड -7, 1, -2 एंड -7। अब इसको भी जो है एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग बाई रो 1 से भी इसको एक्सपेंड करना है, तो 1 इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिखेंगे -2, 1, -7 एंड 10, फिर माइनस के साथ उससे अगला नंबर लिखा जाएगा। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, -1 एंड 3, 1 एंड 10, फिर +8, और उसके साथ अगला डिटर्मिनेंट लिखना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो -1 एंड 3, -2 एंड -7, तो 1 इंटू -20 +7, -1 इंटू -10 -3, +8 इंटू 7 +6, तो 1 इंटू -13, -1 इंटू -13 +8 इंटू 13, -13 +13 +104 जो, तो ये दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ, तो ये 104 सिर्फ रह गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब इससे x3 मालूम किया जा सकता है D3 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, एंड D3 इक्वल्स टू 104 और ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 52।
एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 जो है। तो देयरफॉर इसका सलूशन बन गया x1 इक्वल्स टू 3, x2 इक्वल्स टू 1 एंड x3 इक्वल्स टू 2 के इक्वल। अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखना हो तो सेट की फॉर्म में भी लिखा जाता है, यानी कि सॉल्यूशन सेट होगा। तो सेट जो है ये ब्रेसेस में लिखा जाता है, मिडिल ब्रैकेट में जो है इसको लिखते हैं 3, 1 और 2। इस तरह से जो लिखा है ये सॉल्यूशन ठीक नहीं लिखा, इस पे ब्रैकेट डालनी है। तो इसका असूल क्या होता है कि एक इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स हों उन सब की एक वैल्यू सॉल्यूशन कहलाएगी। तो जो इक्वेशन दी गई थी उसमें एक इक्वेशन में x1, x2, x3, तो फिर तीनों की वैल्यू इकट्ठी मिलके जो है एक सॉल्यूशन बनेगी और इसको तरतीब में पहले x1 फिर x2 फिर x3 लिखा जाएगा और फिर जो है छोटी ब्रैकेट्स इस पर डाल दी जाएंगी। तो ये आर्डर ट्रिपल बन जाएगा और आर्डर ट्रिपल को जब जो है सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन सेट बनता है। तो इस तरह से जो है क्रैमर रूल को यूज़ करके हम इसका जो है सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं। क्रैमर रूल मालूम करने के लिए मैंने 3 जो स्टेप लिखे हैं। पहले मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा इसको, फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया चेक करने के लिए कि क्या इसका आगे सॉल्यूशन होगा भी कि नहीं। नॉन ज़ीरो चूँकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई तो इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। और यूनिक सॉल्यूशन मालूम करने के लिए D1, D2, D3 मालूम किए हैं। और D1, D2 क्या है, ये डिटर्मिनेंट है जो कि मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट से हासिल होंगे। D1 के लिए मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट के पहले कॉलम को ये कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि ये पहले कॉलम को इससे रिप्लेस किया गया, जबकि D2 में जो है दूसरे कॉलम को इससे रिप्लेस करते हैं और D3 के लिए तीसरे कॉलम को इससे रिप्लेस किया जाता है और फिर उन सब को जो है ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो इसका सॉल्यूशन बन जाता है। अगर हम जो है एग्जांपल्स के लिहाज से देखें कि जो सवाल में पूछा गया था एक्सरसाइज से पहले जो है कि ऐसा सिस्टम जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन हो, उसको कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent। क्यों है? बिकॉज इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो इसलिए जो है ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अब हम जो है इसका एक और पार्ट हल करके देखते हैं। तीसरा पार्ट जो है -2 x2 प्लस 3x3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो 3x1 प्लस 6x2 माइनस 3x3 दिस इज इक्वल्स टू -2। 6x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले जो है इनको इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। पहला स्टेप इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले जो है कोएफिशिएंट लिखे जाते हैं। x1 इसमें पहली टर्म इक्वेशन में x1 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 लिखा जाएगा। फिर -2 एंड 3, दूसरी में 3, 6 एंड -3, 6, 6 एंड 3, और इसके बाद मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x1, x2, x3, और उसके बाद जो है इसमें
इसके कांस्टेंट्स आएंगे 1, -2 एंड 5। और इसके बाद फिर दूसरा स्टेप है कि इसका डिटर्मिनेंट लिखा जाए, इनके नाम दे दें ए, एक्स एंड बी। तो ए डिटर्मिनेंट 0, 3, 6, -2, 6, 6, 3, -3 एंड 3। एक्सपेंडिंग बाय रो 1। रो 1 से जो है इसको एक्सपेंड करते हैं। तो पहली टर्म 0, फिर माइनस के बाद उससे अगली टर्म -2। 0 के साथ डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 ही हो जाना है। अब -2 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के लिखेंगे 3, 6, -3 एंड 3, और फिर +3 अगला नंबर लिखा है। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो 3, 6, 6, 6, तो ये 2 इंटू माइनस +2, 9 + 18, +3 इंटू 18 - 36, तो 2 इंटू 27, +3 इंटू -18, तो 54 - 54, this is equals to 0. So this implies that solution does not exist. क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि A is a singular matrix. अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो उसका यूनिक सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर सवाल जो है यहाँ तक ही मुकम्मल कर दिया जाएगा, इससे आगे हल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो फिर इस सवाल को जो है हल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर जो है देखा जाए तो ये सिस्टम जो दिया गया था ये कंसिस्टेंट था या इनकंसिस्टेंट था। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is an inconsistent system. Because system has no solution. अगर सिस्टम का कोई सोल्यूशन ना हो तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो इस सवाल में हमने देखा कि इसका चूँकि कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए ये जो गिवन इक्वेशंस हैं ये एक एग्जांपल कही जा सकती है सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की जाए। जबकि पिछले में जो है यूनिक सोल्यूशन आया था, तो इसलिए जो ये इक्वेशंस दी गई हैं ये एग्जांपल हो सकती हैं सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जाए। तो इस तरीके से जो है हम लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर्स रूल से जो है। इसके बाद हमने हल करना है कि इनको इन्वर्जन मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कैसे हल किया जा सकता है। इसके लिए नेक्स्ट सवाल होगा और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे। हाफिज़।